हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंपॉर्टेंट नर्सिंग की रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन आज इस सेशन को। सारे के सारे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आगामी हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है, वो होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है, एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट के लिए एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी बारे में पूछेगी है कि एक एजेंट होता है जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करे या इनहिबिट करे द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। कोई भी एक इन्फेक्शियस एजेंट की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एंटीसेप्टिक। क्या बोलते हैं उसको, एंटीसेप्टिक है वो बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें सेकंड, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन इज नोन एज, जो इन्फेक्शन से परमानेंटली क्या क्लियर हो गया, फ्री हो गया, उसको टर्मिनोलॉजी अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलता है एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है, ए पर्सन फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करें, द कार्मिनेटिव एनिमा इज आल्सो कॉल्ड, कार्मिनेटिव एनिमा होता है, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, तो कार्मिनेटिव एनिमा का नाम होता है क्या, दूसरा नाम क्या होता है, एंटी स्पाज्मोटिक एनिमा। कौन सा, एंटी स्पाज्मोटिक एनिमा। क्लियर है। तो गैस से जो कंडीशन होती है उसको रिलीव करने के लिए जो एनिमा यूज करते हो, कौन सा था आपका, कार्मिनेटिव एनिमा, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटी स्पाज्मोटिक एनिमा। नेक्स्ट की पॉइंट, ड्यूरिंग एंड गिविंग एनिमा द डिस्टेंस टू व्हिच द ट्यूब इज इंसर्टेड इन एडल्ट, कितनी डिस्टेंस का होना जरूरी है एडल्ट के अंदर, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर। इंच के अंदर बात करें 3 से 4 इंच, एंड चिल्ड्रन के अंदर 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर, और इंच के अंदर बात करें 1 से लेके 1.5 इंच। क्लियर। तो ये डिस्टेंस है, अपने को मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट बात करें, व्हाइल गिविंग एनिमा हाइट ऑफ द एनिमा कैन फॉर स्टैंड फ्रॉम एनएस शुड बी, जब भी पर्सन को एनिमा दे रहे हैं तो एनिमा कैन की जो हाइट जो रखनी होती है कितनी होती है, तो 18 इंच, या बोल सकते हैं 45 सेंटीमीटर है। ये अपने को एनिमा कैन की हाइट है, ये रखनी है 18 इंच, या सेंटीमीटर अंदर पूछे तो कितना, 45 सेंटीमीटर हाइट है, ये अपने को एनिमा कैन की रखनी होती है जब भी पर्सन क्या करे, एनिमा है पर्सन को अपन दे रहे हैं। नेक्स्ट की पॉइंट, ड्रग दैट कॉज एक्सपल्जन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अभी बताया मैंने कि एक्सपल्जन ऑफ गैस अगर अपन करें तो कौन सा एनिमा होगा आपका, कार्मिनेटिव ड्रग होता है, कार्मिनेटिव एनिमा के नाम से जोड़ दें, या दूसरा नाम इसका एंटी स्पाज्मोटिक एनिमा है, वो आपका होता है। क्लियर है। मतलब गैसियस कंडीशन से रिलीव करने के लिए जो एनिमा यूज करते हैं वो कौन सा, कार्मिनेटिव एनिमा होता है। दूसरा नाम एंटी स्पाज्मोटिक एनिमा है, वो होता है। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ, द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर बेरियम सोलो, बेरियम सोलो का सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, वो सॉल्यूशन होता है भैया आपका बेरियम सल्फेट। कौन सा होता है, बेरियम सल्फेट। क्लियर, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, द एनिमा गिवन टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज किया जाता है एनिमा, उसको क्या बोलते हैं, एंटी हेलमिंथिक एनिमा। कौन सा एनिमा होता है वो, एंटी हेलमिंथिक एनिमा होता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज करते हैं होता है आपका एंटी हेलमिंथिक एनिमा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करें, द टाइप ऑफ आइसोलेशन टेक्निक यूज्ड इन सिचुएशन व्हेन द डिजीज इज प्रोड्यूसिंग एजेंट आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, अगर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा क्या हो रहा है, अगर एक पर्सन को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन है, कंडीशन क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रही है, तो उसके लिए जो आइसोलेशन पेशेंट को करते हैं उस आइसोलेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलता है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। क्या बोलने वाले हैं, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन बोलने वाले। स्पेशली कौन से ट्रांसमिशन हो रहा है, अगर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा पेशेंट, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट अंदर क्या कंडीशन है, वो डिजीज क्या हो रही है, ट्रांसमिटेड वो हो रही है। नेक्स्ट बात करें, स्पेसिफिक मास्क यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग H1N1, H1N1 से प्रिवेंट करने के लिए मास्क यूज किया, कौन सा मास्क होता है आपका, हेपा मास्क। कौन सा मास्क होता है, हेपा मास्क। नेक्स्ट बात करें, द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज, अगर हॉस्पिटल के अंदर पर्सन एडमिट हो गया उसके बाद क्या हो रहा है, उस पर्सन में इन्फेक्शन अकर हो रहा है, इस टाइप के इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। राइट सीक्वेंस ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, WHO जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है उसकी सीक्वेंस क्या होती है, कौन कौन सा सबसे पहले आता है, कौन सबसे लास्ट में आता है, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद होना जरूरी है। वो ट्रिक कौन सी है, सीटोसो। कौन सी है, सीटोसो। ध्यान दीजिएगा, SI हो गया, ये हो गया साइन इन, इसके बाद TO हो गया मतलब टाइम आउट, और SO का मतलब क्या हो गया, साइन आउट। मतलब साइन इन होता है, उसके बाद टाइम आउट होता है, उसके बाद साइन आउट होता है। ध्यान दीजिए, टाइम इन है ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूड है, वो नहीं होता है। कौन कौन सा हो रहा है, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। इस सीक्वेंस में पहले साइन इन, उसके बाद टाइम आउट, उसके बाद साइन आउट। क्लियर है। तो ये राइट सीक्वेंस होती है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की। नेक्स्ट बात करें, द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो सॉल्यूशन के कलर को डिटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कोलोरीमीटर। क्या बोलते हैं, कोलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, सॉल्यूशन के कलर को डिटेक्ट करने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल है, वो होता है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, द कार्डियक आउटपुट। एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी गई है कि
कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा 1 मिनट के अंदर जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल उसके द्वारा जो ब्लड पंप आउट हुआ उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कितना होता है, लगभग 5 लीटर। कितना होता है, लगभग 5 लीटर है, वो होता है 1 मिनट के अंदर है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा क्या होगा, ब्लड पंप आउट और उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। उसकी अगर मात्रा पूछे कितना होगा, 5 लीटर होगा। और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन को इंडिकेट भी करता है। अगर पर्सन के अंदर अच्छा कार्डियक आउटपुट अगर देखने को मिल रहा है, मतलब पर्सन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अच्छी तरीके से फंक्शन है वो कर रहा है। क्लियर है, इट इज द गुड इंडिकेटर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। नेक्स्ट बात करें, द न्यूरोजेनिक शॉक इज आल्सो नोन एज, न्यूरोजेनिक शॉक को अपन और किस नाम से जानते हैं, तो न्यूरोजेनिक शॉक को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर 4 अलग अलग टाइप के शॉक होते हैं। याद करने का तरीका आपका एक ट्रिक होती है, वो होती है सोना। क्या होती है, सोना। ध्यान दीजिए, ऐसे होता है, वो होता है सेप्टिक शॉक। कौन सा होता है, सेप्टिक शॉक। और से होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। कौन सा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। यानी एन से होगा आपका न्यूरोजेनिक शॉक। कौन सा, न्यूरोजेनिक शॉक। और ए से होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्लियर है, तो याद दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर 4 टाइप होते हैं, सेप्टिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, न्यूरोजेनिक एंड एनाफाइलेक्टिक। तो न्यूरोजेनिक शॉक को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, एफएमआरआई स्टैंड फ्रॉम, एफएमआरआई की जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है आपकी एफएमआरआई की फुल फॉर्म है। द टर्म नर्सिंग प्रोसेस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, दो नर्सिंग प्रोसेस जो टर्म है वो फर्स्टली डिस्क्राइब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, एल हॉल के द्वारा, बोल सकते हैं लीडिया हॉल के द्वारा। लीडिया हॉल के द्वारा आपकी नर्सिंग प्रोसेस टर्मिनोलॉजी है वो डिस्क्राइब की गई थी। कब की गई, आपसे पूछे तो बता देना भैया, 1955 के अंदर लीडिया हॉल ने नर्सिंग प्रोसेस टर्म है वो डिस्क्राइब की थी। और नर्सिंग प्रोसेस के अंदर 5 फेज होती है, और 5 फेज के अंदर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होती है वो होती है असेसमेंट फेज। कौन सी होती है, असेसमेंट फेज। उसके बाद सेकंड जो फेज होती है वो होती है नर्सिंग डायग्नोसिस फेज। कौन सी होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस फेज। थर्ड वन जो फेज होती है वो होती है प्लानिंग। कौन सी होती है, प्लानिंग। फोर्थ वन होती है वो होती है इंप्लीमेंटेशन। कौन सी होती है, इंप्लीमेंटेशन। और लास्ट फेज जो होती है वो होती है इवैल्यूएशन। अगर इसके अंदर पूछे कि इन 5 फेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सी होती है, तो बता देना सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होते हैं वो कौन सी होती है, असेसमेंट फेज है। ये नर्सिंग प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है। नर्सिंग प्रोसेस टर्म है ये लीडिया हॉल ने डिस्क्राइब किया था। कब किया था, 1955 के अंदर। इज दैट क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। ऑब्जर्वेशन इज द मेथड ऑफ असेसमेंट। क्लियर है, ऑब्जर्वेशन किसका मेथड होता है, आपके असेसमेंट का मेथड होता है। किसका मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट टेक्निक का मेथड होता है। एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। क्लियर है, फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, 4 टेक्निक होती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन विजुलाइज करेंगे, पाल्पेट टू सेंस ऑफ टच, परकशन साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के द्वारा साउंड सुनने वाले। तो जो स्टेथोस्कोप के द्वारा साउंड सुनने उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। क्या बोलने वाले हैं, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन व्हिच यूजेस द सेंस ऑफ टच। तो सेंस ऑफ टच के लिए कौन सी होती है, पाल्पेटेशन। इंस्पेक्शन टू विजुअलाइज, पाल्पेशन द सेंस ऑफ टच, परकशन साउंड प्रोड्यूस होना, और ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के द्वारा अपन सुनने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द थोरासेंटेसिस में। थोरासेंटेसिस का मतलब क्या होता है, अगर पर्सन क्या कर प्लूरल कैविटीज क्या कर रहे हैं, पंक्चर कर रहे हैं, और प्लूरल कैविटी से अपन क्या कर रहे हैं, फ्लूइड और एयर को रिमूव कर रहे हैं। कंडीशन टर्मिनोलॉजी होती है, प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस के नाम से वो जानते हैं। थोरासेंटेसिस पंक्चर इनटू द प्लूरल कैविटी फॉर द रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड एंड द एयर। प्लूरल कैविटी से जो क्या है फ्लूइड और एयर को रिमूव करते हैं, जो प्रोसीजर किया जाता है उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस के नाम से वो जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्लूरल एस्पिरेशन इज। क्लियर है, अगर आपसे पूछे कि प्लूरल एस्पिरेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन जो साइट अपन यूज करते हैं वो कौन सी साइट होती है, एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। कहां पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर है। ये अपना लोकेशन यूज है वो करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट है वो यूज की जाती है प्लूरल एस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट बात करें, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स मतलब क्या कर रहे हैं, एयर को रिमूव कर रहे हैं। क्लियर, न्यूमोथोरैक्स मतलब एयर एट द 2nd इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन। कहां पे करने वाले, कौन सा मोस्ट कॉमन साइट कहां होती है, 2nd इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। नेक्स्ट बात करें, द टर्म एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस
रेपस्टो, जो टर्म होती है एब्डोमिनल पैरासाइनस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी। क्लियर है, कहां से, पेरिटोनियल कैविटी से अगर अपन फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइनोसिस के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज आल्सो नोन, अगर अपन टिश्यू कलेक्ट कर रहे हैं स्टडी करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी। और ये कहां पे कर रहे हैं, प्लूरल स्पेस से कलेक्ट कर रहा है उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, लंग बायोप्सी है, वो अपन बोल सकते हैं। आफ्टर द लीवर बायोप्सी विच कॉम्प्लिकेशन शुड बी मॉनिटर्ड, पर्सन का लीवर बायोप्सी की है तो उसके बाद उस पर्सन के अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, तो वो होता है हेमरेज। कौन सा कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, हेमरेज। ये अपन को मॉनिटर करना होगा कि पर्सन के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो अपन मॉनिटर करना वो कौन सा करना, आपका हेमरेज। कोलोस्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर व्हिच मींस, क्लियर, कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर मतलब क्या होता है, ओपनिंग ऑफ कोलोन थ्रू द एब्डोमेन। क्लियर है, क्या करने वाले, ओपनिंग करते हैं कोलोन के अंदर, और जो मोस्ट कॉमनली साइट होते हैं कोलोन की, जो मेनली कौन से करते हैं, डिसेंडिंग कोलोन के अंदर है, वो अपन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टू परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड इनटू द स्टोमा अप टू, अगर कोलोस्टोमी इरिगेशन अगर अपन कर रहे हैं तो कैथेटर अपने इंसर्ट करेंगे, कितना है, लगभग कितना 10 सेंटीमीटर तक अपन कैथेटर को इंसर्ट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, टू परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन द कंटेनर और सॉल्यूशन शुड बी हैंग हाउ मच सेंटीमीटर अबव द स्टोमा, तो स्टोमा से कितने सेंटीमीटर अबव है, ये अपने को करना है, बैग को अपने को रखना है, क्या कर रहे हैं, जब भी कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं तो वो सेम जो एनिमा कैन की हाइट अपन रखते हैं 18 इंच या बोल सकते हैं 45 सेंटीमीटर है, ये अपने को हाइट रखने के लिए कंटेनर की या सॉल्यूशन बैग की, जब भी कोलोस्टोमी इरिगेशन करें 18 इंच या बोल सकते हैं 45 सेंटीमीटर, ये अपने को हाइट है वो रखनी होगी। नेक्स्ट बात करें, विच पार्ट ऑफ द कोलोन इज द प्रिफर्ड साइट फॉर द परमानेंट कोलोस्टोमी, अगर पर्सन के अंदर परमानेंट कोलोस्टोमी कर रहे हैं तो जो मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड साइट जो होती है वो कहां होती है भैया, डिसेंडिंग कोलोन। कौन सी होती है, डिसेंडिंग कोलोन। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन द टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जब भी क्या कर रहे हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन का टेंपरेचर कितना होता है, 34 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस से लेके 41 डिग्री सेल्सियस के लिए, ये अपने को है वो सॉल्यूशन का टेंपरेचर रखना है। 38 डिग्री सेल्सियस से लेके 41 डिग्री सेल्सियस है, ये अपने को टेंपरेचर रखना है। नेक्स्ट फ्रेंच, एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेंच, किसको इंडिकेट करती है, आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर। ध्यान दीजिए, फ्रेंच जो टर्मिनोलॉजी होती है ये आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर क्या करेगी, इंडिकेट वो करने वाली है। फ्रेंच इज द यूनिट टू मेजरमेंट द कैथेटर, इट डिनोट द आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर, किसको डिनोट करती है, आउटर डायमीटर डिनोट है वो करती है। नेक्स्ट बात करें, फोले कैथेटर, ध्यान दीजिए एक मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जो यूज करते हैं कॉमनली, जो इंडवेलिंग कैथेटर जो होता है कौन सा होता है, फोलेस कैथेटर ऑफ पर्सन का यूज है वो किया जाता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। नेक्स्ट बात करें, फॉर एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट द राइस ट्यूब इज इंसर्टेड, जब भी गैस्ट्रिक कंटेंट क्या कर रहे हैं, एस्पिरेट कर रहे हैं तो राइस ट्यूब कितना इंसर्ट करने वाले, अप टू 50 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर इंसर्ट है वो करनी है। द टर्म गावाज इंडिकेट, एक होता है लावाज, एक होता है गावाज। गावाज मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टमक, अगर पर्सन को फीड दे रहे हैं तो गावाज, निकाल रहे हैं तो लावाज। इज दैट क्लियर? तो गावाज का मतलब क्या होता है, टू एड द फ्लूइड इनटू द स्टमक। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सक्शन ऑफ द बेबी, जब भी सक्शन कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस रखते हैं, सबसे पहले कहां करेंगे, माउथ की, फर्स्ट माउथ और उसके बाद देन नोज। सर पहले माउथ क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, पर बच्चे को एस्पिरेशन में प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले कहां से करेंगे अपन, माउथ से सक्शन करने वाले, और उसके बाद कहां से करेंगे, नोज से सक्शन है वो करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट से। नेक्स्ट चलते हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्ची, मास्लो हायरार्ची के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट लेवल जो नीड होती है वो कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। क्लियर है, सबसे बेसिक नीड इंडिविजुअल की, रोटी कपड़ा मकान, ये सबसे क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड इंक्लूड है वो किया जाता है। तो सबसे बेसिक जो नीड होती है वो कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद क्या आएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद क्या आएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस। और इसके बाद क्या आने वाला है, सेल्फ एस्टीम। क्या आएगा, सेल्फ एस्टीम। और सबसे लास्ट में हायर क्या होगा आपका, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होने वाला सबसे ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपका ट्रायंगल होता है किसका, मास्लो हायरार्ची ऑफ नीड का सबसे बेसिक क्या होगा, और सबसे हाईएस्ट लेवल नीड क्या मान सकते हैं, पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड है वो आपकी होती है। नेक्स्ट बात करें, द एंट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट इन द बॉडी, इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। क्या बोलने वाले, एक सिंपल से इन्फेक्शन है, इसकी डेफिनेशन है ये आपसे
पूछी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हिच इज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अगर उस पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन अकर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या बोल सकते हैं इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को या बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें हेल्थ केयर इंड्यूस इन्फेक्शन ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर। कोई प्रोसीजर के दौरान पर्सन में हेल्थ केयर क्या और पर्सन के अंदर देखने को मिल रहा है, अगर कोई भी प्रोसीजर अपन कर रहे हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, उस दौरान अगर इन्फेक्शन अगर अकर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इटेरोजेनिक इन्फेक्शन। क्या बोलने वाले हैं, इटेरोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन बाय। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, ऑटोक्लेव के द्वारा, और ऑटोक्लेव एक आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का टाइप होता है। कौन सा, ऑटोक्लेव। नेक्स्ट ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। सर ड्राई हीट के लिए, तो भैया ड्राई हीट के लिए अगर पूछे ड्राई हीट के लिए तो वो होता है हॉट एयर ओवन। कौन सा होता है आपका, हॉट एयर ओवन। ये हो गया ड्राई हीट के लिए। मॉइस्ट हीट के लिए क्या होगा आपका, ऑटोक्लेव। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ये ऑटोक्लेव के द्वारा क्या किया जाता है, स्टरलाइज्ड है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इट स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात ये पूछी गई है कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर डिस्ट्रक्ट करें इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन के नाम से वो जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, हर बार एग्जाम के अंदर यहां से एक क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। सर ये क्या चीज है, ये डोनिंग एंड डोपिंग ऑफ पीपीई किट। क्लियर, पर्सन जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी है, कैसे पहनते हैं, कैसे उसको डिस्कार्ड ऑफ करते हैं, क्या सीक्वेंस है वो होती है। सिंपल सीक्वेंस है, आपको याद करने का तरीका बताता हूं। यहां पे ध्यान दिया, सबसे पहले क्या होने वाला है, यहां पे GMGG क्लियर है, मतलब सबसे पहले गाउन आ गया, उसके बाद मास्क आ गया, उसके बाद क्या आने वाले हैं, गॉगल्स आने वाले, और लास्ट में क्या रहता है, ग्लव्स। दैट इज ये सीक्वेंस होते हैं, किसके होती है, डोनिंग के अंदर। ये सीक्वेंस किसके अंदर होती है, डोनिंग के। जब पीपी अपन पहन रहे हैं, सबसे पहले वो अपन गाउन का पहनने वाले, इसके बाद मास्क, उसके बाद गॉगल्स या पेंसिल है, उसके बाद ग्लव्स है, ये अपन को पहनना होता है। लेकिन जब बात है डोपिंग की, जब बात है डोपिंग, जब पीपीई किट क्या करे, रिमूव अपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले ग्लव्स। सबसे पहले क्या करने वाले, ग्लव्स है वो अपन क्या करेंगे, रिमूव ओपन करते हैं कि सजा क्या होते हैं, कंटामिनेटेड है वो होते हैं। ग्लव्स के बाद क्या करेंगे, गॉगल्स और फेस शील्ड को रिमूव करेंगे, उसके बाद गाउन को रिमूव करेंगे, और सबसे लास्ट में इसको करने वाले मास्क और रेस्पिरेटर को रिमूव है वो अपन करने वाले। के लिए हमेशा कभी भी अगर मास्क रिमूव कर रहे हैं, उसके फ्रंट साइड को अपने टच नहीं करना। N95 मास्क अगर अपन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लोअर जो स्ट्रिप होती है उसको रिमूव करना है, और उसके बाद उसकी अपर स्ट्रिप को रिमूव है, ये अपने को करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डोनिंग के अंदर सबसे पहले क्या था कि सर सबसे पहले गाउन पहने, देन मास्क, गॉगल्स, सबसे लास्ट में ग्लव्स। लेकिन डोपिंग के अंदर सबसे पहले क्या, ग्लव्स, उसके बाद गॉगल्स, उसके बाद गाउन, और सबसे लास्ट में रिमूव करते हैं, मास्क को रिमूव करना। तो डोनिंग और डोपिंग दोनों की सीक्वेंस से अपने को पता होना जरूरी है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट आगे की पॉइंट की तरफ। हाउ ओपन शुड ए ट्रेकिस्टोमी ट्यूब शुड बी चेंज। ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को कितने दिन के बाद चेंज करनी चाहिए, 3 to 4 वीक्स। कितने दिन के बाद, 3 से 4 वीक के बाद है ट्रेकिस्टोमी ट्यूब ओपन चेंज है, ये कर देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, which is solution used for cleaning the tracheostomy tube। तो tracheostomy tube को क्लीन करने कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड सॉल्यूशन है यूज करते हैं tracheostomy tube को क्लीन करने के लिए। द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए जो बेस्ट सुटेबल पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, स्नाइपिंग पोजीशन, या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, या अपन बोल सकते हैं स्नाइपिंग पोजीशन है, ये अपन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान यूज है वो की जाती है। नेक्स्ट बात करें, द डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब कैन बी स्टरलाइज्ड बाय। ये अगर डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात की जाए कि सर किसके द्वारा स्टरलाइज की जा सकती है, तो है इथाइलिन ऑक्साइड। किसके द्वारा, इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा। बट ET ट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ET ट्यूब स्टरलाइज्ड बाय द साइड एक्स। अगर नॉर्मल ET ट्यूब से पूछे किसके द्वारा स्टरलाइज की जाएगी, साइड एक्स के द्वारा। अगर पूछे डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब तो किसके द्वारा, इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, एक होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, जो होती है एक अनकप्ड होती है, एक होती है कप्ड वाली। अगर इनके साइज का मेजरमेंट अपन करें तो अनकप्ड ट्यूब के लिए जो साइज का मेजरमेंट करते हो कितना, एज इन ईयर्स
डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4। ये होता है किसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, अनकप्ड ट्यूब के लिए। और सर कप्ड ट्यूब के लिए कैसे मेजरमेंट करिए, एज इन एस डिवाइडेड बाई 4 ऐड कितना करेंगे उसके अंदर 3.5 ऐड करने वाले। अनकप्ड के अंदर 4 ऐड करते हैं और जान कप्ड वाले के अंदर 3.5 अपने ऐड है, इससे साइज का मेजरमेंट अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर इन बेड रिडन पेशेंट। क्लियर, अगर बेड सोर वाले पेशेंट के अंदर बेड सोर पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, तो मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे से क्या करनी है, पोजीशन चेंज आउट करनी है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बेड सोर की सीवियरिटी को चेक करने के लिए स्केल यूज करते हैं, वो स्केल कौन सा होता है, तो वो होता है ब्रेडन स्केल। कौन सा स्केल होता है, ब्रेडन स्केल। इसको अपन प्रेशर सोर स्केल के नाम से बोल सकते हैं, ब्रेडन स्केल। क्लियर है, इसका मिनिमम स्कोर 6 होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इसका 23 होता है। किसका, ब्रेडन स्केल का। इसके अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं भैया, इसके अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं। 6 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है सेंसरी परसेप्शन। कौन सा होता है, सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन। इसके बाद क्या होता है सर, मॉइस्चराइजिंग। क्लियर है, ये भी इसके अंदर क्या होता है, एक आपका कंपोनेंट है। सेंसरी परसेप्शन हो गया और कौन सा हो गया, मॉइस्चराइजेशन हो गया। देन इसके बाद करें एक्टिविटी, कौन सा हो गया, एक्टिविटी। देन इसके बाद सर मोबिलिटी, मोबिलिटी। क्लियर है, सेंसरी परसेप्शन हो गया, मॉइस्चराइजेशन हो गया, एक्टिविटी के मोबिलिटी। नेक्स्ट बात न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और लास्ट में कौन सा हो गया, फ्रिक्शन एंड शेयरिंग। कौन सा हो गया, फ्रिक्शन एंड शेयरिंग। तो ये 6 कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इसका मिनिमम स्कोर भी कितना होता है, 6 होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 23 होता है। 6 कंपोनेंट को अपन असेस करते हैं किसके अंदर, ब्रेडन स्केल के अंदर। किसके लिए यूज करते हैं, बेड सोर की सीवियरिटी को चेक करने के लिए ब्रेडन स्केल का यूज है, वो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्या होता है, कोलाजन डिपोजिशन। कौन सा होता है, कोलाजन डिपोजिशन सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ द लेयर टू ऑफ द सर्जिकल वुंड इन द इंटरनल ऑर्गन। क्लियर है, प्रोट्रूजन द आउटसाइड इज नोन एज। क्या की जा रही है, कोई भी पर्सन को क्या कह रहे हैं, वुंड है, क्लियर, सर्जिकल वुंड है, सूचर कर दिए, सूचर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और सूचर सेपरेट होने के बाद ऑर्गन क्या हो गया, बाहर निकल गया। सूचर है वो सेपरेट हो गई, लेयर सेपरेट हो गई, उसके बाद ऑर्गन में क्या हो गया, प्रोट्रूजन हो गया, दैट इज कॉल्ड एविस्ट्रेशन। बट ध्यान दें यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और होती है, उसको बोलते हैं डेइसेंस। डेइसेन, डेइसेन के अंदर भी क्या होता है, लेयर सेपरेट होती है। ध्यान दें क्या होगी, लेयर सेपरेट होगी बट ऑर्गन नॉट प्रोट्यूस्ड, ऑर्गन नॉट प्रोट्रूस्ड, नॉट प्रोट्रूज। यहां पे कंडीशन अलग अलग हुई। एविस्ट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, सूचर सेपरेट हुआ, लेयर सेपरेट हुई, ऑर्गन बाहर निकल गया, ऑर्गन बाहर निकल गया, एविस्ट्रेशन। यहां पे लेयर सेपरेट हुई, ऑर्गन बाहर नहीं निकला, दैट इज कॉल्ड डेइसेन। और अगर ऑर्गन बाहर निकल, दैट इज कॉल्ड एविस्ट्रेशन। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ वुंड हीलिंग प्रोसेस। वुंड हीलिंग प्रोसेस जो राइट सीक्वेंस है तो क्या होता है, सबसे पहले हीमोस्टेसिस होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फेज आएगी, देन प्रोलिफरेटरी फेज, देन मैच्योरेशन। ये चारों सीक्वेंस होते हैं, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटरी एंड द लास्ट मैच्योरेशन। नेक्स्ट बात करें, वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग, के लिए क्या, सर्जिकल से बोल सकते हैं, स्टेराइल टेक्निक है, ये अपने को यूज करने जब भी क्या कर रहे हैं, वुंड ड्रेसिंग अगर कर रहे हैं तो स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं, सर्जिकल एसेप्सी टेक्निक है, ये अपने को यूज है, वो करनी है। नेक्स्ट, साइज ऑफ ड्रॉ शीट। ड्रॉ शीट की साइज क्या होती है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, 120 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 120 मीटर वाइड होगी। ये आपकी ड्रॉ शीट की क्या होती है, नॉर्मल साइज होती है। नेक्स्ट, व्हिच बैंडेज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर। तो क्लेविकल फ्रैक्चर दौरान जो अपन यूज करते हैं, कौन सा टाइप का बैंडेज करते हैं, फिगर ऑफ 8। कौन सा, फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज की जाती है। स्पाइका कास्ट इज यूज्ड फॉर, अगर हिप के लिए यूज कर रहे हैं वो कौन सा करेंगे अपन, स्पाइका कास्ट। हिप हो गया, शोल्डर हो गया, थंब हो गया। नेक्स्ट यही है, द प्लास्टर कास्ट अप्लाई टू द हिप, शोल्डर एंड थंब जॉइंट इज नोन एज, अपन क्या बोलने वाले हैं, स्पाइका कास्ट के लिए। हिप के लिए, शोल्डर के लिए, थंब जॉइंट के लिए अपन यूज करते हो कौन सा प्लास्टर होगा आपका, स्पाइका कास्ट। उस प्लास्टर क्या बोलेंगे, स्पाइका कास्ट है, वो अपन बोलने वाले। नेक्स्ट, हेमलिच मैन्योवर इज यूज्ड फॉर। हेमलिच मैन्योवर किसके लिए यूज करते हैं, टू रिलीव चोकिंग। क्लियर, टू रिलीव द चोकिंग। कौन सा मैन्योवर यूज करेंगे, हेमलिच मैन्योवर है, ये अपन यूज है वो करने वाले हैं। क्लियर? तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपने की पॉइंट की अपन ने बात की है। सारे की पॉइंट आपको डिनोट करने, हर एक की पॉइंट आपके आगामी हर एक नर्सिंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। जो लोग चैनल के ऊपर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सभी को इन क्लासेस का बेनिफिट मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की रिपोर्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।